हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि करंट अफेयर्स की सीरीज में हम पर डे 10 क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन आज कुछ खास ये है कि आज हम ये 10 क्वेश्चन तो करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन भी, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर हमने अच्छे से उसकी डिटेल से बात की तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से जो भी डाउट हमारे दिमाग में रहते हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, और एक तरीके से हमको उसकी नॉलेज ही बिल्ड होती है। एक तरीके से हमें ये रहता है कि एक क्वेश्चन से अगर और एक्स्ट्रा पॉइंट हमें मिल जाता है तो हमें उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। तो आज मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा और डिटेल में उस चीज़ की बात करूं, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी उस चीज़ से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो मेरा नाम प्रतिभा है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। भारत ने घरेलू रक्षा उत्पादन में 1.27 लाख करोड़ रुपए का क्या किया है, रिकॉर्ड हासिल किया है। तो अगर हम बात करें तो ये धीरे धीरे क्या है कि भारत एक आत्मनिर्भर भारत तो वैसे भी बन रहा है। एंड अगर भारत बात करें तो ये एक उपलब्धि की तरह आप इसको लीजिए कि एक उपलब्धि ही हासिल की है। तो जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने ये घोषणा एरो इंडिया शो 2025 से पहले की है, कल। ठीक है, जो बेंगलुरु में शुरू हो रहा है। ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं कि एरो इंडिया 2025 भारत की रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन। तो अगर हम बात करें, हमने देखा कि रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने इस कार्यक्रम को मित्र देशों के साथ रक्षा साझेदारी को मजबूत और वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये इम्पोर्टेंट बताया है। और यह आयोजन एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और स्टार्टअप के लिए एक वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने का अवसर भी प्रदान करेगा। इस वर्ष के एरो इंडिया शो में आप देखेंगे कि काफी ज्यादा भागीदारी देखी जा रही है, जिसमें से अगर हम बात करें तो 900 से अधिक प्रदर्शक है, 90 देशों से प्रतिनिधित्व है, और 70 देशों से जो अधिक रक्षा कंपनियों के जो सीईओ है वो भी इस ये कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो काफी अच्छा है, एक तरीके से दिखाया दिखने का मतलब ये है कि एक तरीके से इंटरेस्ट दिख रहा है लोगों का कि हाँ, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज में। ठीक है। अगर बात करें थीम, सबसे इम्पोर्टेंट होता है थीम। तो यहाँ पे जो थीम है, बिल्डिंग रिजिलेंस थ्रू इंटरनेशनल डिफेंस एंड ग्लोबल एंगेजमेंट। तो यहाँ अगर हम बात करें, ये है इसकी थीम, और 26 देशों के रक्षा मंत्री इसमें शामिल होंगे। तो 26 देशों के जो रक्षा मंत्री, जैसे हमारे भारत के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वैसे 26 देशों के रक्षा मंत्री इस समारोह में, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ठीक है। अगर हम बात करें थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, अगर बात कर ले तो प्रदर्शित विमान है, 70 से अधिक विमान प्रदर्शन में शामिल होंगे, जिसमें से 30 विमान स्थिर यानी स्टैटिक डिस्प्ले और बाकी हवाई प्रदर्शन यानी फ्लाइंग डिस्प्ले में होंगे। अगर हम बात करें, रूसी SU-57 और अमेरिकी F-35 भी है। ठीक है। एलसीए तेजस की प्रमुखता क्या है इसमें, इसको देखते हैं। एलसीए तेजस विमान की प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह द्वारा उड़ान प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है। घरेलू रक्षा उत्पादन की अगर हम बात करें तो भारत का रक्षा उत्पादन हमने देखा ही है कि कितना है, 1.27 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुका है, जो एक तरीके से बता रहा है कि भाई भारत आत्मनिर्भर की ओर और अधिक बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर तो वैसे भी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। पेरिस AI शिखर सम्मेलन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी सह अध्यक्ष होंगे। तो पेरिस में सार्वजनिक कल्याण हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको कहते हैं AI, पर कार्रवाई शिखर सम्मेलन का भव्य शुभारंभ हो गया है, जिसमें से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो उच्च स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। तो कौन कौन कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी जी, और जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, इस चीज की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम बात करें इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, तो AI के नैतिक, नियामक और जिम्मेदार विकास से जुड़े मुद्दों पर क्या करना है, विचार विमर्श करना है। थोड़ा सा इसके बारे में, ये हैं इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति, और ये हैं हमारे भारतीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी। तो बात करते थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से बात करें तो यहाँ पे आयोजन स्थल पेरिस फ्रांस, सह अध्यक्ष भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। मुख्य भागीदार कौन कौन है? अमेरिका यानी यूएसए, चीन, शीर्ष एआई कंपनियों के सीईओ भी इसमें शामिल हैं। चर्चा का विषय क्या है, उद्देश्य क्या है? एआई शासन, नैतिकता, सुरक्षा, वैश्विक सहयोग और विनियमन। फ्रांस की घोषणा, 109 बिलियन एआई निवेश। चीन की रणनीति, डीप सीक चैटबॉट लॉन्च करना। तो अगर हमने इसकी बात की है, पहले भी वीडियो में हमने डीप सीक चैटबॉट की बात की है, जिसने चीन के एक ऐप से टक्कर ली है और जहां पे सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाला ये ऐप साबित हुआ है। अगर हम बात करें भारत की भूमिका, एआई नीतियों में समावेशिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देना। अगर हम यहाँ पे डीप सीक की थोड़ा सा बात करते हैं तो डीप सीक में आप एक बात समझिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा निवेश भी नहीं लगा है इस चीज़ को बनाने में। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जो पीएचडी करने वाले छात्र हैं उनको इस चीज़ में शामिल किया गया था, उन चीज़ को शामिल करके डीप सीक ऐप बनाया गया है। तो काफ़ी अगर हम बात करें तो तारीफ लायक है, बट ये एक तरीके से एक दूसरे को टक्कर दे रहा है। ठीक है, आप इसके बारे में डीप सीक के बारे में डिटेल से मैं इसके लिए भी एक तो वीडियो ले आऊँगी जहाँ पे हम डीप सीक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। तो कुछ देशों में ऐसा हुआ है कि डीप सीक में बैन भी लगा दिया गया है, इवन हमारे इंडिया में भी, क्योंकि बात यह है कि डीप सीक में थोड़ा सा खतरा जोखिम भी है इस चीज़ में, कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि हो सकता है किस तरीके की प्राइवेसी और वो जो चीज़ें होती है, तो कोई भी ऐप आता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि वो हमारी प्राइवेसी को हार्म ना करे। तो वो जो चीज़ होता है, इसकी वजह से बहुत सारे देश हैं जिन्होंने डीप सीक को बैन भी कर दिया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस उद्देश्य हमने पहले भी बात की कि वैश्विक एआई शासन का ढांचा तैयार करना, एआई सुरक्षा जोखिम और सतत विकास से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करना, विकसित और विकासशील देशों के बीच एआई शासकीय अंतर को कम करने के लिए समावेशी एआई शासन पर जोर देना और नियामक संतुलन स्थापित करना। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओबी ने मजबूत स्थिरता प्रतिबद्धता के साथ 89 वर्ष पूरे किए हैं। तो भारतीय ओवरसीज बैंक की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 10 फरवरी 2025 को अपना 89वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर बैंक ने स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी और उत्तरदायित्व बैंकिंग को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है। यहाँ पे आईओबी ने पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स यानी पीसीएएफ पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर हम बात करें तो ये जलवायु अनुकूल वित्तीय नीतियों को अपनाने की दिशा में एक कदम ही है। ऋण और यानी बैंक अपने ऋण और निवेश गतिविधियों से जुड़े ग्रीन हाउस गैस यानी जीएचजी उत्सर्जन को मापने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में क्या काम कर रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में अगर डिटेल से बात करें तो जो पीसीएएफ क्या है और आईओबी इससे क्यों जुड़ रहा है। तो अगर हम बात करें तो एक वैश्विक मंच है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के मानकीकृत मूल्यांकन पद्धतियों को अपनाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस के लिए एक कदम है, जहाँ पे हमने ये बात की थी कि आईओबी का ये कदम भारत के COP26 शिखर सम्मेलन ग्लासगो 2021 में 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया था कि 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन होगा ग्रीन हाउस गैस का। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके तहत बैंक अपने ऋण और निवेश से जुड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की निगरानी और रिपोर्टिंग करेगा, वैश्विक कार्बन लेखांकन पद्धतियों को अपनाकर वित्तीय पारदर्शिता में सुधार करेगा और टिकाऊ वित्त पोषण यानी सस्टेनेबल फाइनेंस को बढ़ावा देकर जलवायु लक्ष्यों को समर्थन देगा। ठीक है, अगर हम बात करें आईओबी का पर्यावरणीय योगदान प्रमुख पहले, तो आईओबी वर्षों से पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास कर रहा है। जैसे जैसे चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं हमारी सुविधा के लिए, जैसे जैसे चीज़ें बनाई जा रही हैं, वैसे वैसे पेड़ों को काटना भी स्टार्ट हो रहा है। धीरे धीरे पर्यावरण प्रदूषण इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि इंसान सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ज़रूरी यही है कि ज़्यादातर चीज़ें ऐसी की जाए जो हमारे ह्यूमन के लिए अच्छी हों, ना हम अपनी सुविधा के अनुसार ऐसी चीज़ें करें ताकि पर्यावरण को नुकसान हो।
तो ये चीजें करने से एक तरीके से प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी और बीमारियां भी फैलेंगी, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 2 अक्टूबर 2024 को बैंक ने स्वच्छ भारत दिवस पर चेन्नई के बेसेंट नगर बीच पर सफाई अभियान में क्या लिया है, भाग लिया है। अगर हम इस पहल की बात करें तो बैंक के एमडी एंड सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव और कार्यकारी निदेशक जयदीप दत्ता राय और धनराज टी ने नेतृत्व किया है इस चीज का। बैंक ने ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन को 2 बैटरी चालित वाहन यानी बीओवी दान दिए हैं ताकि कचरा प्रबंधन में स्वच्छ पर्यावरण अनुकूल तरीकों को अपनाया जा सके। अभी आता है ना गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल, है ना, ये आता है ना, आपने भी सुना होगा, उसमें आता है हमारा। तो यहाँ पे जो सफाई वाले होते हैं तो गाड़ी लेके आते हैं, तो आप अपने घर का कूड़ा कचरा वगैरह आप दे सकते हो और आसपास भी साफ करते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से सफाई हो रही है, अब थोड़ा सा काम काफी अच्छा हो रहा है। तो सुबह सुबह ये गाड़ी वाले का समय है और वो साउंड में म्यूजिक लगाए रहते हैं, गाड़ी वाला आए घर से कचरा निकाल, तो वो कचरा वगैरह लेके जाते हैं। CSR कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत हरित वित्त और ऊर्जा कुशल परियोजनाओं को समर्थन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार किया लॉन्च। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने इंकोंज स्टूडियोज के सहयोग से अपने ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन का AI संचालित होलोग्राफिक अवतार 5 और शहरों में लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों को एक नया और व्यक्तिगत बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है। ठीक है, ये हैं अमिताभ बच्चन जी। क्यों खबर में है ये चीज, तो IDFC फर्स्ट बैंक ने इंकोंज इंस्टीट्यूट के सहयोग से अपने AI संचालित अमिताभ बच्चन होलोग्राफिक अवतार का 5 और शहरों में किया है। अवतार होलोग्राफिक एक्सटेंडेड रियलिटी यानी HXR तकनीक का उपयोग करके ग्राहकों को इंटरैक्टिव बैंकिंग जानकारी प्रदान करता है। इसे पहली बार मुंबई के जुहू ब्रांच में लॉन्च किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, इसको पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया था, तो मुंबई के जुहू ब्रांच में। और एक तरीके से ये क्या करता है, ग्राहकों को इंटरैक्टिव बैंकिंग के बारे में नॉलेज देता है, जानकारी देता है। ठीक है, उपयोग की गई तकनीकी होलोग्राफिक एक्सटेंडेड रियलिटी यानी HXR 3D इंटरैक्टिव प्रोडक्शन। ठीक है, उद्देश्य क्या है, ग्राहकों को जीरो प्री बैंकिंग, मासिक ब्याज क्रेडिट, मोबाइल बैंकिंग और करेंट अकाउंट ब्रेवो की जानकारी प्रदान करना। पहला लॉन्च हमने देखा जुहू ब्रांच मुंबई में हुआ है। बैंक विवरण की बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना 2018 मुंबई, जो उसका हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय मुंबई। CEO कौन है, V वैद्यनाथन। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर हमने अभी बात की अमिताभ बच्चन, सहयोग इंकोज स्टूडियोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बदला मैक्सिको की खाड़ी का नाम। वाह, हमारे जो योगी जी हैं वो इधर उधर का नाम बदल रहे हैं और इन्होंने सीधा मैक्सिको की खाड़ी का ही नाम बदल रखा है। चलिए बात करते हैं। तो 9 फरवरी को गल्फ ऑफ अमेरिका डे के रूप में मान्यता दी है, जो कि पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम से था। तो अब क्या हो गया है इसका, गल्फ ऑफ अमेरिका डे। एक तरीके से हम ये कहें कि गल्फ ऑफ मैक्सिको की जगह गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया है। ठीक है, तो यह निर्णय राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है, हस्ताक्षर करने के बाद यह निर्णय हुआ है। तो इसके बारे में भी अगर थोड़ा सा हम जान ले, और तो ये हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप जी, जिन पे हमला भी हो चुका है कई बार। एक बार तो हमला हुआ था तो कान के पास से गोली निकल गई थी, नहीं तो गए होते ये। चलिए, अगर हम बात करें 20 जनवरी को अपने उद्घाटन समारोह के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें गृह विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ द इंटीरियर, ठीक है, को 30 दिनों के भीतर नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। मतलब 30 दिनों के भीतर, लगभग 1 मंथ की अगर हम बात करें तो 1 मंथ में नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। तो अमेरिका के प्राकृतिक स्थलों को राष्ट्रीय पहचान से जोड़ने की उनकी नीति का हिस्सा बताया जा रहा है। चर्चा में क्यों है ना,
तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश के बाद 9 फरवरी को गल्फ ऑफ अमेरिका डे घोषित किया, जिसमें गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। मैक्सिको की जगह क्या हो गया है? अमेरिका हो गया है। गल्फ का नाम परिवर्तन, तो 20 जनवरी को ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर की, जिसमें गृह विभाग को 30 दिनों के भीतर ये परिवर्तन करने के लिए निर्देश दिया गया। एयरफोर्स में वन में घोषणा पत्र, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा एयरफोर्स वन में उड़ान के दौरान गल्फ के ऊपर उड़ते हुए की, जिससे पहली बार आधिकारिक तौर पर गल्फ ऑफ अमेरिका नाम का उपयोग हुआ है। ठीक है। यूएसए कोस्ट गार्ड द्वारा आधिकारिक उपयोग, तो अमेरिका तटरक्षक बल यानी यूएसए कोस्ट गार्ड इस नाम को अपनाने वाली पहली सरकारी एजेंसी बनी। याद रखेगा, अमेरिकी तटरक्षक बल, जिन्होंने पहली बार इसका नाम अपनाया, जिससे अन्य संस्थानों के भी इसका उपयोग करने की मिसाल बनी है। थोड़ा सा और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व क्या है? यह गल्फ शिपिंग, तेल उत्पादन और मछली पालन के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें तो यह नाम परिवर्तन इसके अमेरिकी आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शा रहा है। वैश्विक ध्यान की बात करें तो यह निर्णय वैश्विक मीडिया और नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें मैक्सिको और मध्य अमेरिका देशों ने चिंता जताई, जबकि कुछ समूहों ने इसका समर्थन भी किया। मैक्सिको की खाड़ी है तो अब अमेरिका की खाड़ी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ, अब जब नाम काफ़ी लंबे से कोई चला रहा है फिर अचानक चेंज किया जाता है, तो थोड़ा सा उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और निकारागुआ ने त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के लिए साझेदारी की है। तो यहाँ पे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में एक कदम है, जहाँ पे त्वरित प्रभाव परियोजना क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट QIPS को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता मंगलवार को निकारागुआ की राजधानी मानागुआ में भारतीय राजदूत सुमित सेठ और निकारागुआ के विदेश मंत्री वल्ट्रैक जेटसेक के बीच हुआ। यह सहयोग का उद्देश्य निकारागुआ में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को विकसित करना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अब भारत और निकारागुआ के संबंधों के हिस्ट्री के बारे में बात कर लें, तो 1983 से राजनीतिक संबंध स्थापित है और भारत का पनामा में स्थित दूतावास निकारागुआ के लिए भी एक अधिकृत है। अगर हम यहाँ बात करें तो 1990 में ये बंद कर दिया गया और राजनीतिक कार्य टोक्यो स्थित दूतावास द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें तो भारत ने निकारागुआ के साथ व्यापार, स्वास्थ्य और सेवा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग किया। त्वरित प्रभाव परियोजना की यह नई पहल इन संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करेगी। हरित भवन प्रमाणन में भारत 2024 की रैंकिंग में तीसरी स्थान पर है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत ने एक बार फिर यूएसए ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग यानी USGBC की वार्षिक रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है। अच्छी चीज है, जिसमें दुनिया के सबसे अधिक लीड प्रमाणित ग्रीन बिल्डिंग वाले देश और क्षेत्र शामिल हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो 8.50 मिलियन वर्ग मीटर क्षेत्र को ये कवर करता है। टिकाऊ निर्माण और पर्यावरण जिम्मेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को एक तरीके से ये दिखा रहा है। यहाँ थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कितना 370 परियोजनाएं और 8.50 मिलियन GSM प्रमाणित क्षेत्र शामिल हैं। थोड़ा सा और अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक तरीके से चीन कनाडा के बाद ये भारत है तीसरे रैंक में। ठीक है। तो यहाँ 25 प्लस 10 मिलियन और 8.50 मिलियन। भारत की पिछली रैंकिंग अगर बात करें 2023 थर्ड में, 2022 सेकेंड में। ठीक है। लीड प्रमाणन संस्था यूएसए ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, भारत की ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्राधिकरण ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक। ठीक है। अमेरिकी का लीड बाजार विश्व में सबसे बड़ा 56 प्लस मिलियन है। ठीक है। अगर हम बात करें GBCI, इंडिया के प्रमुख हैं गोपाल कृष्ण पद्मनाथन। लीड प्रमाणन के मापदंड है सतत विकास, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और कार्बन फुटप्रिंट में कमी।
भारत के जलवायु लक्ष्य से संबंध संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास यानी SDG 2030 का समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम विश्व के सबसे बड़े झूमुर महोत्सव की मेजबानी करेगा। कौन सा? झूमुर। तो असम में हम जानते हैं, तो असम में 24 फरवरी 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा झूमुर नृत्य प्रदर्शन आयोजित करने के लिए तैयार है। ये अगर हम बात करें तो यह आयोजन एडवांटेज असम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन के तहत होगा और इसके जो मुख्यमंत्री हैं असम के, हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह घोषणा की है। तो इस अवसर की शोभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम में 7500 से अधिक नृत्यकारों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने का लक्ष्य है। यानी ये लक्ष्य रखा जा रहा है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा इन लोग का ड्रेसअप कितना बढ़िया रहता है। अगर हम बात करें झूमर नृत्य प्रदर्शन, तो यह अब तक का सबसे बड़ा झूमर नृत्य प्रदर्शन होगा जहां 7500 से अधिक नर्तक मतलब डांस करने वाले भाग लेंगे। ठीक है, और गिनीज बुक में रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा। तो हाँ, पहले ही इससे बड़े बिहू प्रदर्शन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ चुका है। बिहू जो डांस करते हैं असम में फेमस है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपराध दर में गिरावट और राज्य में शांतिपूर्ण माहौल की सराहना की है और व्यवसाय करने में आसानी, सिंगल विंडो क्लियरेंस से निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास में तेजी से प्रगति हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस 2025 कब, क्यों और कैसे? थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव क्या है 77 टू 95 के तहत 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय अरेबियन तेंदुआ दिवस घोषित किया। यह दिवस पहली बार 2024 में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में मनाया गया था। अरेबियन तेंदुआ एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त में आता है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो देखते हैं इसके बारे में। तो अरेबियन तेंदुआ मुख्य रूप से सऊदी अरब, ओमान, यूएई, यमन, जॉर्डन, इजराइल में पाया जाता है। ठीक है, और तेंदुओं की तुलना में आकार में थोड़ा छोटा होता है और धब्बेदार त्वचा इसे अलग पहचान देती है। इसके बॉडी में देखेंगे धब्बेदार त्वचा है, ये देखिए। ठीक है, ये धब्बा धब्बा जैसा है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये सामान्यतः सुबह और शाम के समय शिकार करता है। आहार में खरगोश और पक्षी शामिल हैं, मतलब खाने का ये इसका भोजन। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करें तो अरेबियन तेंदुए के सामने प्रमुख खतरे हैं शहरीकरण। तो एक्चुअली शहरीकरण के चक्कर में अरब प्रायद्वीप में तेजी से हो रहे शहरी विकास के कारण प्राकृतिक आवास क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। जो नेचुरल चीजें हैं जहाँ पे जानवर वगैरह रह सकते हैं तो उनको काट काट के हटाया जाता है। तो भाई अब जानवर तो भागेंगे ही, है ना। तो एक तरीके से शहरीकरण के चक्कर में हम एक तरीके से जो जानवर हैं उनको भी एक तरह से नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। अपना वो आवास छोड़ के कहीं और उनको भागना पड़ता है। कृषि और अतिचराई गतिविधि यानी कृषि गतिविधि और अधिक मवेशियों के चरने के कारण भूमि का क्षरण हो रहा है, जिससे तेंदुए के शिकार करने योग्य जीवों की संख्या क्या हो रही है, घट। भाई वो लोग किस पे डिपेंड है? वो अपने शिकार पे ही डिपेंड रहेंगे। वो हमारी तरह रोटी दाल सब्जी खा के तो जीवन यापन नहीं कर सकते, तो उनको शिकार में चाहिए। अब जानवर रहेंगे नहीं तो शिकार किसका होगा? शिकार की बात करें, इसमें सुंदर खाल और हड्डियों के लिए अवैध शिकार जारी है। तो एक्चुअली इसको जो इसका इस्तेमाल जो हो रहा है वो एक्चुअली उनके खाल और हड्डी के लिए इनको क्या कहते हैं मार दिया जाता है। तो इसकी वजह से भी ये खतरे में है। ठीक है, जिससे उनकी तेजी से संख्या घट रही है। अवैध वन्यजीव व्यापार यानी वैश्विक बाजार में दुर्लभ प्राणियों की मांग बढ़ रही है, जिससे इस प्रजाति पर भारी दबाव पड़ रहा है। ठीक है, मानव वन्य जीव संघर्ष। तो बढ़ते शहरीकरण के कारण तेंदुए मानव बस्तियों की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम प्राकृतिक चीजों को इतना हार्म ना करें अपने अपने फायदे के लिए, अगर हम जानवरों का नुकसान कर रहे हैं एक तरीके से जो वहां पे, अच्छा ये बताओ, एक तरीके से उनको प्राकृतिक चीजें जंगल वगैरह रहेंगे तो वहां अपना रहेंगे, शिकार वगैरह जो भी है उनका खाना पूर्ति करेंगे। लेकिन धीरे धीरे वनों की कटाई इतनी ज्यादा मात्रा में हो रही है, फिर उनको
मतलब एक तरीके से बहुत सारी चीजें इस वक्त क्या हो रही हैं, गायब हो रही हैं। जैसे अभी टाइगर वाला अभियान शुरू किया गया था, टाइगर बचाने का, गौरैया बचाने का, बहुत सारी चीजें हैं। तो इनमें अपने फायदे के लिए कोई चीज नहीं करनी चाहिए। बाकी प्रगति के लिए जरूरी तो है कुछ चीजें, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉटरडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बैड गर्ल ने नेटपैक अवार्ड जीता है। तो वर्षा भरत के निर्देशन में बनी पहली फिल्म बैड गर्ल ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडम IFFR 2025 में प्रतिष्ठित नेट बैंक एशियाई सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए नेटवर्क पुरस्कार जीता है। तो अगर इस फिल्मकार की बात करें तो अनुराग कश्यप और वेट्रीमारन द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसकी शुरुआत में फिल्म को अपने साहसिक विषयों के कारण मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली, लेकिन अब इसे आलोचना से सराहना मिल रही है, मतलब इसकी आलोचना हो रही है इस चीज़ की। तो जिन्होंने इनके पुरस्कार जीता है, नासिर 2019, नौकर की कमीज 1999 और विधेयन 1995। ठीक है। पुरस्कार सम्मान अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने बात की ली है, विवादित टीचर है फिल्म के टीचर, टी टी सॉरी टीचर ही याद आता मुझे, टीजर। ठीक है। सोशल मीडिया पर महिला यौन इच्छाओं और जातिगत विषयों के चित्रण को लेकर ध्रुवीकरण वाली प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हो रही हैं। वैश्विक प्रीमियर फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर IFFR 2025 में हुआ। तमिल सिनेमा में मान्यता इस पुरस्कार को जीतने वाली अंतिम तमिल फिल्म नासिर 2019 थी। मुख्य कलाकार कौन कौन से हैं? अंजलि शिवरामन, शांत प्रिया, हिंदू हारून, TJ अरुणाचलम और शरण्या रविचंद्रन कलाकार हैं। अमित त्रिवेदी की तमिल डेब्यू, यह फिल्म संगीतकार अमित त्रिवेदी की पहली तमिल फिल्म है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्रस्तुति अनुराग कश्यप, वेट्रीमारन जैसे भारतीय के प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं ने की है। तो चलिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको कंटेंट एंड अच्छा लगा होगा। और इसलिए मेरा कल वीडियो अपलोड नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअली मैं जब वीडियो बना रही थी तो मैं छत पे ही बनाती हूँ, क्योंकि नीचे बहुत सारे लोग होते हैं तो वहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं होता है। और छत पे आ गया था बंदर। अब बंदर आया तो मैंने एक बार वीडियो तो बनाया, उसके बाद मैं दोबारा जब बनाने को गई तो दोनों दोनों बार बंदर आके कूदा। तो एक्चुअली थोड़ा सा डर तो लगता ही है ना। तो ये था कि फिर उसकी वजह से आपको करेंट अफेयर्स की क्लास नहीं मिल पाई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि डेली मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर पाऊँ। थोड़ा सा दिक्कत रहती है, बट वो मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितनी वीडियो आती हैं उनको प्रॉपर देखिए, तभी आपको बेनिफिट्स मिलेगा। अदरवाइज क्या ही लाभ है मेरे बनाने का लक्ष्य यही है कि आप सभी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखना चाहिए ये वीडियो, ताकि उनको करंट अफेयर से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में पता चले। एक तरीके से करंट अफेयर्स हमें अवेयर ही करती है। हम एक ऐसा नॉलेज बिल्ड कर रहे हैं अपनी ओर, ताकि हम लगता है हम भाई सब हम एक भारतीय नागरिक है। हमें जो न्यू न्यू चीज़ें होती हैं, जो नए नए करंट होते हैं, उनके बारे में अपडेट होना चाहिए, ताकि हम साथ साथ चल सकें, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बार बार बीच में वीडियो की इसलिए नहीं बोलती हूँ कि मुझे लगता है कि आप समझदार हैं, आप खुद ही कर देंगे। क्योंकि बार बार बोलने से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, इरिटेट भी हो जाते हैं कि मैम पढ़ा कम रही हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए पूरे टाइम बोलती रहती हैं। इसलिए आपने देखा होगा मैंने वीडियो में बहुत कम ही ऐसा बोला है कि भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं। बाकी मेहनत करना मेरा काम है और पढ़ना आपका काम है। तो आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, अपना और अपने माता पिता, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। बाय बाय।